हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक में। और आज हम बात करेंगे सितंबर और अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जो उत्तराखंड के आगामी एग्जाम वीडियो वीपीडीओ एआरओ जितने भी एग्जाम है चकबंदी अधिकारी सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो जब मैं अभी लाइव लेके आया था ये सेशन, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा अपने पर्सनल कमेंट किए गए, इसलिए मैंने सोचा कि अब अलग से ही वीडियो बना दिया जाए। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ लाइव यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊँ, लेकिन वहाँ पर पर्सनली कुछ ज़्यादा ही कमेंट होने लगे थे, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा था मेरा भी और उन सभी अभ्यर्थियों का जो सही से करंट अफेयर्स के जवाब दे रहे थे। और वहाँ पर ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी कई अभ्यर्थियों द्वारा बार बार पूछा गया था, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये यहाँ पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड वीडियो हमने चैनल पर डाले हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आज शुरू करते हैं इसी सीरीज में। लेकिन करंट अफेयर्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स पे इतना भी ज़्यादा मत डूब जाना जो भी एग्जाम है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया जाए कि हाँ करंट अफेयर्स पे इतना फोकस रखना है। देखिए 70 नंबर का पैटर्न तो सीधे सीधे ये है, 40 का उत्तराखंड है, 20 का हिंदी है और 10 नंबर का रीजनिंग है। ठीक है, बाकी 3 से 4 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। और जो ये करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ, इन करंट अफेयर्स को मैं और प्रश्नों से भी कनेक्ट करके चलता हूँ, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या उत्तराखंड से रिलेटेड हो। तो ये सब चीज़ें हमें कनेक्ट करके चलनी होगी करंट अफेयर्स की, क्योंकि देखिए अब देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हमें चीज़ों को कनेक्ट करना है। उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर है हल्द्वानी नैनीताल। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है जितना कि महत्वपूर्ण ये है कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं है कि केवल उत्तराखंड में नहीं पूछा है, मतलब उत्तराखंड में नहीं पूछा गया, उत्तराखंड में भी ये प्रश्न पूछा गया, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो आपने ल्यूसेंट में पीछे एक विविध वाला टॉपिक है, वहाँ पर अलग अलग संस्थानों के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात में। तो मेरे हिसाब से उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम कि गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था। थोड़ा सा घुमा के मैंने यहाँ पे प्रश्न बनाया है। देखिए यहाँ पर बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि गोविंद बल्लभ पंत जी को जन्म हुआ था वो 30 अगस्त को हुआ था, लेकिन उनका जन्म दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। अब देखिए एग्जामिनर यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न डालता है पेपर में। ठीक है, हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो 30 अगस्त देगा। हाँ, अगर यूकेपीएससी का कोई एग्जाम हो तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको इस प्रकार के थोड़ा प्रश्न देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आपकी 30 अगस्त को इनका वास्तविक जन्म दिवस था, लेकिन मनाया जाता है 10 सितंबर को। 30 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था अल्मोड़ा के खूंट गांव में। ठीक है, अल्मोड़ा के खूंट गांव में जन्म हुआ था इनका। और जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन था अनंत चतुर्दशी। तो उस दिन कौन सा दिन था? अनंत चतुर्दशी का दिन था। और जब गोविंद बल्लभ पंत 1946 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उस दिन भी अनंत चतुर्दशी का दिन था, लेकिन उस दिन तारीख 30 अगस्त नहीं थी, बल्कि तारीख कितनी थी? 10 सितंबर थी। तो 10 सितंबर को जब इनका मुख्यमंत्री ये बने वहाँ पर, तो इन्होंने उसके बाद से 10 सितंबर को ही अपना जन्म दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया था। तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, देखेंगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए कि गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था और 30 अगस्त ऑप्शन में मिल जाए, तो आप डायरेक्टली इस पर टिक कर देना। ठीक है, 30 अगस्त पे टिक कर देना। लेकिन मनाया कब जाता है? 10 सितंबर को। और 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 10 सितंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया जाता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो सितंबर और अक्टूबर के हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सितंबर से रिलेटेड जितनी भी तारीखें होगी महत्वपूर्ण उत्तराखंड के संदर्भ में, उन पे हम विशेष फोकस रखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न भी दिखेंगे। देखिए वीडियो की बात करूँ, वीपीडीओ की बात करूँ, तो किस प्रकार से आपको देखना, तैयारी करनी है। ठीक है, 70 नंबर का तो वो हो गया, लेकिन 5 से 7 प्रश्न आपको विविध टाइप के मिल जाएंगे और ये बहुत ही स्कोरिंग प्रश्न होते हैं और काफ़ी सरल प्रश्न होते हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं उनको इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे आप खेल कूद से संबंधित प्रश्नावली हो गई, या नोबेल पुरस्कार हो गए, ऑस्कर अवार्ड हो गए, जितने भी ये खेल से संबंधित हैं या विविध टाइप के जो प्रश्न हैं, उन पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो देखिए 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस भी मनाया जाता है। 10 सितंबर को गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती भी मनाई जाती है और उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड में एक दूसरे व्यक्ति भी हैं, साहित्यकार हैं। इनका जो संबंध है मुख्य रूप से किससे? राजनीति से है। ठीक है, लेकिन एक गोविंद बल्लभ पंत जी और हैं, वो उनका संबंध किससे? साहित्यकार से। तो आप परीक्षावाणी उठा के देखिए, वहाँ पर दोनों के जन्म दिवस में आपको डिफरेंस मिलेगा। तो कई अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हो सकता है कि कई लोगों ने 1887 ना पढ़ा हो, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से।
हिमालय दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हिमालय दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया, ये भी थोड़ा सा घुमा के मैंने प्रश्न दिया है। पहली बार ये मनाया गया था 2010 में, और किसके प्रयासों से? अनिल प्रकाश जोशी, जो कि उत्तराखंड में अपना एक बड़ा नाम है अनिल प्रकाश जोशी जी का, जो कि हैस्को के संस्थापक भी हैं। इसके अतिरिक्त सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें हम, और राधा बहन जी, ठीक है, तो इन तीनों के प्रयासों से पहली बार हिमालय दिवस मनाया गया था 2010 में। इनकी संयुक्त कोशिश थी और हिमालय दिवस का एक आयोजन हुआ था छोटा मोटा, लेकिन आधिकारिक रूप से 2014 से ये हिमालय दिवस मनाया गया, और इस समय हरीश रावत जी की सरकार थी। तो हरीश रावत जी के समय 2014 में आधिकारिक रूप से कौन सा दिवस मनाया गया था? हिमालय दिवस। और कब मनाया जाता है हिमालय दिवस? ये तो सबको पता ही होना चाहिए, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको अनिल प्रकाश जोशी जी के बारे में बताया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और यहाँ से आगामी एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अनिल प्रकाश जोशी पे भी अच्छे से आप पढ़ें इसको। हैस्को की इन्होंने स्थापना करी थी, पद्मश्री, बहुत तमाम अवार्ड इनको मिल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 11 दिसंबर को ये पर्वत दिवस मनाया जाता है। पर्वत दिवस कह लीजिए या पहाड़ दिवस कह लीजिए, तो 11 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, लेकिन पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 2003 में ये मनाया गया था। उत्तराखंड में पहला थैलेस गार्डन कहाँ पर बनेगा? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, लेकिन मुनस्यारी से रिलेटेड और फैक्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखिए पहला थैलेस गार्डन कहाँ पे बनाया जाएगा? मुनस्यारी में बनाया जाएगा। देखिए थैलेस एक प्रकार का क्या होता है? हरी शाक होता है, जिसमें जड़ तना पत्ती की संरचनाएं नहीं पाई जाती है, और इन पादपों का उपयोग जो होता है एंटीबायोटिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है, मसाले बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार का गार्डन कहाँ पर बनने वाला है? मुनस्यारी में बनने वाला है। मुनस्यारी की बात करें तो प्राचीन समय में इसको किस नाम से जाना जाता था? तिकसेन नाम से जाना जाता था। और मुनस्यारी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? कोलकाता के सदानंद बाबू मजूमदार को जाता है। सदानंद बाबू मजूमदार को जाता है। 1981 में मुनस्यारी आए थे। मुनस्यारी के बारे में इन्होंने लोगों को बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसके बाद 1985 में यहाँ एक महिला आती है, विदेशी महिला, जिसका नाम रहता है मार्केल क्लार्क। क्या नाम रहता है? मार्केल क्लार्क। ये काफ़ी डीप जानकारी आपको हर बुक में नहीं मिलेगी, मार्केल क्लार्क। तो 1985 में मुनस्यारी आती है। ये भी क्या करती है? मुनस्यारी के बारे में लोगों को बताती है। तो मजूमदार, सदानंद बाबू मजूमदार और मार्केल क्लार्क, इनका विशेष योगदान है कि मुनस्यारी के बारे में दुनिया को इन्होंने बताया। और फिर क्या होता है, एक उस समय पत्रिका निकलती थी, भ्रमण पत्रिका। कहाँ से? कोलकाता से। पर पत्रिका निकलती थी, इस पत्रिका की जो टीम थी वो मुनस्यारी आती है और मुनस्यारी को अपनी पत्रिका में छापती है, और मुनस्यारी का काफ़ी ज़बरदस्त प्रचार होता है। उसके बाद काफ़ी बंगाली पर्यटक यहाँ पे मुनस्यारी में आते हैं। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें कि मुनस्यारी के जो नज़दीकी लोकेशन है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो देखिए मैसर कुंड। ठीक है, मैसर कुंड की बात करें, या हम बात करें थामरी कुंड। ठीक है, मैसर कुंड, थामरी कुंड, सभी नोट कर लीजिए। खलिया टॉप, ठीक है, काफ़ी फेमस जगह है ये मुनस्यारी के पास, और जो पिथौरागढ़ के निवासी होंगे वो जरूर यहाँ गए भी होंगे। तो खलिया टॉप। इसके अतिरिक्त एक टॉप और है, कालामुनी। ठीक है, कौन सा टॉप है? कालामुनी टॉप। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं मुनस्यारी के आसपास के, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो देखिए यहाँ के आसपास के क्षेत्र में एक नृत्य विशेष रूप से फेमस है, जिसे हम डुस्का नृत्य के नाम से जानते हैं। तो डुस्का नृत्य कहाँ फेमस है? मुनस्यारी के आसपास के क्षेत्रों में। हो सकता है मुनस्यारी ऑप्शन में ना दे, डायरेक्ट पिथौरागढ़ जिले के हिसाब से प्रश्न बन जाए, तो ध्यान रखेंगे डुस्का नृत्य कहाँ है? पिथौरागढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुनस्यारी के पास तो नहीं कह सकते, थोड़ी दूर पे कौन सा झरना स्थित है? यहाँ पर बिरथी झरना स्थित है। लगभग 125 मीटर ऊंचाई से गिरता है झरना, और उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना भी है। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। सल्ट क्रांति के बारे में हम बात करें तो सल्ट का क्रांतिगढ़ किसे कहा जाता है? खुमाड़ को कहा जाता है। और 5 सितंबर 1942 को क्या होता है? यहाँ पर एक गोलीबारी होती है यहाँ पर, और 4 लोग यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर एक सभा का आयोजन हो रहा था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गंगादत्त शास्त्री थे। और जब यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई तो यहाँ पर 4 लोग शहीद हो जाते हैं। इसलिए 5 सितंबर को खुमाड़ स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 5 सितंबर क्या मनाया जाता है? खुमाड़ स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त खुमाड़ को राष्ट्रीय आंदोलन का तीर्थ स्थान भी कहा जाता है। तो देखिए 5 सितंबर को खुमाड़ स्मृति दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन अगर हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर। ठीक है, डिफरेंस है, तारीखें सही में, महीना अलग है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, और ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। गढ़वाली भाषा दिवस बहुत बार हमने करवा दिया है यहाँ पर यूट्यूब में। 2 सितंबर को मनाया जाता है, और 2018 से मनाना प्रारंभ हुआ था मसूरी कांड की याद में। ठीक है, तो मसूरी कांड कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को। इसीलिए हम क्या करते हैं? गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर को मनाते हैं। वहीं कुमाऊनी भाषा दिवस की बात करें तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी 2018 से शुरू हुआ था। दोनों दिवस एक साथ ही शुरू हुए थे, ठीक है। और खटीमा कांड की याद में ये मनाया जाता है, ठीक है, 1 सितंबर को।
2 अक्टूबर 1994 को एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसे हम रामपुर तिराहा कांड के नाम से जानते हैं या मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत अकादमी का नया नाम क्या होगा? ठीक है, तो काफ़ी सरल सा प्रश्न है, न्यूज़पेपर में आजकल काफ़ी बार आया। ठीक है, तो उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का ये नया नाम होगा। खड़क सिंह बल्दिया का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इनका निधन कितनी तारीख को हुआ। मृत्यु हुई है इनकी सितंबर 2020 में, तारीख मैंने नहीं लिखी है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सितंबर 2020 भी आप ध्यान रखेंगे काफ़ी है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे भूवैज्ञानिक थे। जन्म इनका हुआ था म्यांमार में 1937 में, और मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? पिथौरागढ़ के निवासी थे। तो डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है कि खड़क सिंह बल्दिया का संबंध किस जनपद से है। इस प्रकार के प्रश्न आयोग ने कई बार पूछे भी हैं, और इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे हैं कि खड़क सिंह बल्दिया का संबंध किससे था, तो भूवैज्ञानिक ये थे। मूल निवासी कहाँ के थे? पिथौरागढ़ के। अगर हम इनकी आत्मकथा की बात करें तो पथरीली पगडंडियों पर इनकी आत्मकथा का नाम है। अल्मोड़ा में 319 साल पुराना ताम्रपत्र मिला है हाल ही में 31 अक्टूबर 2020 को चंद राजा ज्ञानचंद का। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया, हो सकता है कि पूछ दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि देखिए इस प्रकार के ताम्रपत्र बहुत मिलते रहते हैं, बहुत मिले हैं समय समय पर। आप देखेंगे हर साल इस प्रकार के ताम्रपत्र मिल ही रहे हैं। तो राजा ज्ञानचंद का था ये, चंद राजा ज्ञानचंद का। उत्तराखंड का पहला रिसर्च निदेशालय कहाँ पर बनाया जाएगा? ठीक है, तो पहला रिसर्च निदेशालय कहाँ पर बनाया जाएगा? चौबटिया रानीखेत में बनाया जाएगा, और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस निदेशालय की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ किसानों को फल एवं सब्जियों की नई प्रजाति और तकनीक उपलब्ध कराने के लिए भी यहाँ पर इसका उद्देश्य रहेगा। तो पहला रिसर्च निदेशालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? चौबटिया रानीखेत में। पहिया ताल, ठीक है, तो आजकल काफ़ी सुर्खियों में रहा है पहिया ताल। ठीक है, हाल ही में 1-1.5 महीने पहले की बात है, इस ताल की खोज हुई है, और ये ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ से 16 किलोमीटर दूर। ऐसा नहीं है कि ताल पहले नहीं था, लेकिन एक बाबा जी थे, उन बाबा जी कुछ 2 लड़के घूमने गए थे, बाबा जी के पास जाते हैं, तो बाबा जी उनको बताते हैं कि यहाँ पर केदारनाथ से आगे जाने पर एक बहुत खूबसूरत ताल है जिसका नाम पहिया ताल है। फिर वो लड़के वहाँ घूमने गए, और फिर उन्होंने उस ताल की फ़ोटो वहाँ से खींची, और क्या किया, फिर दुनिया के सामने इस ताल को लाया। तो रुद्रप्रयाग में ताल है, केदारनाथ से 16 किलोमीटर दूर दूध गंगा घाटी में। तो हाल ही में इसकी खोज हुई है। तो महत्वपूर्ण हो सकता है कि पहिया ताल किस जनपद में स्थित है। हाल ही में उत्तराखंड के किन जिलों में भालू संरक्षण केंद्र बनाने को स्वीकृति मिली? तो भालुओं के संरक्षण के लिए यहाँ पर स्वीकृति मिली है 2 जिलों को, और भालू संरक्षण केंद्र यहाँ पर बनाए जाएंगे। एक जनपद यहाँ पर कुमाऊं से है, पिथौरागढ़, और एक गढ़वाल से है। तो चमोली और पिथौरागढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर भालुओं के संरक्षण के लिए भालू संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। डॉक्टर अनिल जोशी देखिए एक बार फिर से आ गए हैं हमारे स्क्रीन पर, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए जेपी इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला है, और ये अवार्ड दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये जेपी इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया? अनिल जोशी जी को दिया गया है। तो जेपी का मतलब क्या है? जयप्रकाश नारायण, आपने नाम सुना ही होगा। तो जयप्रकाश नारायण जिन्हें हम लोक नायक के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ गया है। ठीक है, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर जेपी इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। अगर हम अनिल प्रकाश जोशी जी की बात करें तो इनका जो कहाँ के रहने वाले हैं, तो पौड़ी के रहने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगर हम 2020 में बात करें तो इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। ठीक है, तो 2020 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। 2006 में इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। परीक्षावाणी में ये 2005 दिया गया है, इसको सही कर लीजिएगा आप। हो सकता है कि नई वाली परीक्षावाणी में अपडेट हो गया हो, लेकिन मुझे भी इतना पता नहीं है कि अपडेट किया उन्होंने कि नहीं किया, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। 2006 इसका सही उत्तर है कि अनिल जोशी जी को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया। तो पौड़ी के रहने वाले थे, प्रवक्ता की जॉब थी इनके पास। ठीक है, कोई अच्छी जॉब पे थे, ऐसी छोटी मोटी जॉब भी नहीं कह सकते हैं, प्रवक्ता की जॉब थी। 1976 में इनकी जॉब लग गई थी, और 1979 आते आते पहले से इनके मन में था कि मुझे क्या करना है, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ करना है, पहाड़ों के लिए कुछ करना है। तो 1979 में क्या करते हैं, ये एक संघ बनाते हैं। ठीक है, अपने टीचरों के साथ मिलकर एक संघ बनाते हैं, और इसी क्रम में 1983 में क्या होता है, फिर हैस्को का उदय होता है। ठीक है, एक संस्था, ठीक है, हैस्को का उदय। ठीक है, हैस्को, ध्यान रखेंगे, हैस्को हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन। ठीक है, तो हैस्को का उदय देखिए 1979 में क्या होता है, ये संघ बनाते हैं अपने टीचरों के साथ मिलकर कि हमें क्या करना है, पर्यावरण के लिए कुछ करना है, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ करना है। और 1983 में फिर ये संस्था निकल कर आती है। तो हो सकता है देखिए एग्जामिनर 1979 ऑप्शन में दे दे और 1983 ना दे। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड होगा ये प्रश्न कि किस प्रकार से एग्जामिनर वहाँ पर प्रश्न पूछता है। तो ठीक है, 1979 1983 दोनों ध्यान रखेंगे। वैसे जो संस्था निकल कर आई थी वो 1983 में निकल कर आई थी। तो प्रवक्ता की जॉब पे थे, मैं आपको बता रहा था, लेकिन इन्होंने बाद में जॉब भी छोड़ दी थी। 1992
आते आते इन्होंने क्या किया, प्रवक्ता की जॉब भी छोड़ दी। तो देखिए कितना बड़ा योगदान है, जॉब तक इन्होंने अपनी कुर्बान कर दी थी। तो अनिल प्रकाश जोशी अपने आप में एक बड़ा नाम है, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और बन भी सकते हैं एग्जाम में। देखिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार हर साल लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर दिया जाता है। किस, कौन सा, जेपी। ठीक है, तो जेपी का मतलब क्या है, जेपी से जयप्रकाश। ठीक है, जयप्रकाश। उत्तराखंड के पहले आईएम, उत्तराखंड के पहले आईएम कौन है, सक्षम रौतेला बागेश्वर के हैं और उम्र है इनकी 16 साल और खेल शतरंज के लिए। ठीक है, तो आईएम यानी इंटरनेशनल मास्टर का खिताब मिला है और ये खिताब किसके द्वारा दिया गया है, फीडे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड के पहले आईएम, ये प्रश्न पूछे ना पूछे, देखिए लेकिन ऐसा प्रश्न बन सकता है कि सक्षम रौतेले का संबंध किस खेल से है, शतरंज से। ठीक है, और शतरंज को प्राचीन समय में चतुरंग नाम से भी जाना जाता था और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फीडे क्या है, एक विश्व स्तरीय संस्था है शतरंज की और शतरंज की एक सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, विविध फैक्ट हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते भी हैं। देखिए कि शतरंज से संबंधित कुछ शब्द पूछ लेगा कि बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है, गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है, एलोरेटिंग शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से, तो सब संबंध किससे, शतरंज से है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं कि किस शब्द का संबंध किस खेल से है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रेड ब्रेस्ट, ठीक है, रेड ब्रेस्ट तितली की एक प्रजाति है। हाल ही में ये तितली की प्रजाति देखी गई है, मुक्तेश्वर नैनीताल के इलाकों में ही देखी गई है और 1910 के बाद से ये तितली नहीं दिखी थी। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं बनेगा प्रश्न कि तितली की प्रजाति कब देखी गई, लेकिन प्रश्न बन सकता है कि रेड ब्रेस्ट क्या है। ठीक है, तो तितली की एक प्रजाति है और एक पुस्तक है बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं, एफ हेनिगटन की। ठीक है, इस पुस्तक में भी इस तितली का उल्लेख मिलता है। तो देखिए बुक भी पूछी जा सकती है, बटरफ्लाई ऑफ कुमाऊं किसकी है, एफ हेनिगटन की। तो इस पुस्तक में भी इस तितली का उल्लेख किया था उन्होंने और आज 1910 के बाद ये तितली देखी गई है। कहाँ, मुक्तेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो ठीक है कहाँ पर की जाएगी, गैरसैंण में की जाएगी। डायरेक्टली वन लाइनर प्रश्न बन जाएगा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, तो गैरसैंण में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, 19 सितंबर 2008, देखिए सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो 19 सितंबर देखिए को क्या कांड हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बाटला हाउस कांड हुआ था एक 19 सितंबर को दिल्ली के, कहाँ पर, बाटला हाउस में। ठीक है, जहाँ पर उत्तराखंड के एक इंस्पेक्टर थे मोहन चंद जी, वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो बाटला हाउस कांड कब हुआ, 19 सितंबर 2008। भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया और तारीख थी 15 अक्टूबर 2020। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये है कि भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता थी भानु अथैया। ठीक है, और सिनेमा जगत की क्या थी, प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ठीक है, वर्ष 1982 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी गांधी। ठीक है, जिसके डायरेक्टर कौन थे, रिचर्ड ऑटेनबरो थे। तो इन्होंने क्या किया था इस पिक्चर में, गांधी पिक्चर में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था और उसी के लिए इनको क्या किया था, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1982 में रिलीज हुई गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे गांधी फिल्म के डायरेक्टर भी एक बार प्रश्न में पूछा गया है, रिचर्ड ऑटेनबरो। ठीक है, तो रिचर्ड ऑटेनबरो। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट था करंट अफेयर्स का, ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगला पार्ट भी लेके आऊँगा इसी में और उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, पुराने प्रश्नों से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और यदि आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर स्क्रीन पर पहले बता ही दिया है, आप नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे 74 175 40 616 पर। ठीक है, तो ठीक है, अगली बार मैं ये प्रयास करूंगा कि लाइव आके ही बताऊं, क्योंकि लाइव में थोड़ा अलग ही मजा है। आपको भी डायरेक्टली तैयारी करने का मौका मिलता है, आपको भी खुद को जांचने का मौका मिलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर पर हो रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।